आवाज अर्चिंग टू। ओके, तो आज हमारी जो टॉपिक है जो हम करेंगे वो है कि शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद इसमें जो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि भाई शेल्स जो है उनको एनर्जी ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। किस शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, किस शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, सब शेल में ऑर्बिटल कितनी होगी। के बाद जो हम पढ़ेंगे नोडल प्लेन क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आज कवर करनी। तो पहले पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल क्या होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल को फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोड्यूस करवाया था ही वाज नील बोर। नील बोर ने अपनी बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हमें बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। आवाज अच्छे तो आवाज कमिंग टू यू। ओके, तो बोर ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उन फिक्स सर्कुलर पाथ की फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। उस सर्कुलर पाथ को क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। उनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। द सर्कुलर पाथ एट अ फिक्स डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, के जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। यानी अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है तो सेकंड शेल आपका हो गया, इस तरह से थर्ड शेल हो गया। जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ता जाएगा तो शेल का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। दूसरी क्या चीज है, एन ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल। तो इस ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी। एनर्जी लेवल जो वर्ड यूज किया था वो बोहर ने किया था। क्यों कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से जो है ये मॉडल एक्सप्लेन किया था। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इस वजह से उसको हम ऑर्बिट और शेल की जगह एनर्जी लेवल भी वर्ड यूज करते हैं। ईच ऑर्बिटर हैज फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी इंट्रोड्यूस बोर ने करवाया था। तो अगर पहला शेल है एन का वैल्यू 1 होगा, दूसरा शेल है तो एन का वैल्यू 2 होगा, तीसरा शेल है तो एन का वैल्यू 3 होगा। तो आप ऑर्बिट किस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है, या कौन सी ऑर्बिट है, वो हमें एन के वैल्यू से पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर एन का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 1 है तो इसका जो लेवल होगा जो ऑर्बिटल का वो के होगा, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो के ऑर्बिट में या के शेल में या के एनर्जी लेवल में मौजूद है। अगर एन इज इक्वल टू 2 होगा इसका मतलब एल शेल में है, अगर एन इज इक्वल टू 3 होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका एम शेल में मौजूद है। बात दे आर डिनोटेड बाय के मैथमेटिकल इंटीजर वैल्यूज हैं, एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी वैल्यूज होंगे। दे आर लेबल्ड एज के अल्फाबेटिकल लेटर्स हम यूज करते हैं, के एल एम एन। और ये अल्फाबेटिकल लेटर्स जो हैं ये ट्रेडिशनल वैल्यूज है, इनका कोई मतलब नहीं है, बस यूज करते हैं। वैसी जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो एन है। तो अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो पहला शेल के होगा, एन इज इक्वल टू 2 है तो आपका क्या होगा, एल होगा। इस तरह से एम एन ओ पी क्यू, एटम तक आके क्यू तक खत्म हो जाती है। इन ऑर्बिट एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑर्बिट जो है या बोहर का जो कॉन्सेप्ट है, इट ओनली एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल एक्सप्लेन कर। तो शेल एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, तो आगे बढ़े। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल सी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं पर रिवाइज कर लेते हैं, चलें। ओके, तो इसको मैं करता हूं शेल से रिलेटेड। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन एनी शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। कि किस सब शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, जितना उसका एन वैल्यू होगा, जितना उसका एन वैल्यू होगा। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एक ही सब शेल होगा, कौन सा, एस होगा।
अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सब शेल होंगे, कौन से? S एंड P। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 3 सब शेल होंगे, S P D। अगर n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो 4 सब शेल होंगे, S D एंड I। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द n वैल्यू। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, डिसाइडेड बाय n वैल्यू। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही सब शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो S एंड P, 3 है तो S P D, 4 है तो S P D F। अब आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर n इज इक्वल टू 5 हो तो सब शेल कितने होंगे, 5 होंगे? नहीं, 4 ही होते हैं। इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स अवेलेबल एटम्स के लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो यही हैं कि शेल्स जो हैं आपके K L M N O P Q तक हों, और सब शेल्स आपके टोटल अभी तक जो पॉसिबल हैं वो 4 ही हैं, S T F। यानी ये हैं, अगर E H I डिस्कवर हो जाएं तो फिर नीचे वाली कहानी भी रिजॉल्व हो जाएगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, नोट करें कि +4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर F के बाद G डिस्कवर हो गई तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर H डिस्कवर हो गई तो इसमें 22 होंगे, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल इज इक्वल टू n²। तो किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, आप जस्ट n के वैल्यू को क्या करें, स्क्वायर करें, n के वैल्यू को स्क्वायर करें। अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी आप सिंपली बात करें n इज इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल्स होंगी 1²। 1² का मतलब क्या है, एक इसमें एक ही 1s ऑर्बिटल। अगर n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 2²। 2² का मतलब क्या हो गया, 4। 4 में क्या आ गया कि एक जो है आपकी 2s ऑर्बिटल होगी, और 3 जो है आपकी 3 आपकी p ऑर्बिटल्स होंगी, 2px, 2py एंड 2pz। इस तरह से अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 3² का मतलब कितना हुआ, 9। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 9 ऑर्बिटल्स होंगी, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो 16 ऑर्बिटल्स होंगी। मैक्सिमम किसी भी शेल में आज तक 16 ऑर्बिटल। अगर कोई हैवियर एटम्स आगे चल के डिस्कवर हो गए तो फिर आपके ये सबशेल्स नए आ जाएंगे, इज इक्वल टू 18 के बाद H अगर सबशेल को डिस्कवर होता है तो उसमें 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे, I कोई होता है तो उसमें 26 होंगे, पर आज तक इतनी है, ठीक है। तो आपने इसी में काम चलाना है कि 7 जो है शेल्स हो गए और 4 सब शेल्स हो गए। इसी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बढ़े आगे, ओके, ठीक है बेटा। तो मैं करता हूं सेव और हम आते हैं। तो सब एनर्जी लेवल पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो हमें पता चलता है 2n² से। इसको कहते हैं बोहर बरी स्कीम। 1921 में जो है इन्होंने सेपरेटली इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक, 2n²। तो अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है और आपके पास k शेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 1²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 को स्क्वायर करेंगे। अगर आपके पास l शेल है और n इज इक्वल टू 2 है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अगर 3 है, m है, ठीक है, तो क्या होगा, 2 3² होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 है तो n है, और n अगर है तो आपका 2 4² होगा, 4² 16 टू द 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इज इक्वल टू 5 है, वो शेल है, ठीक है, तो 2 5² यानी इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 50। पर हमने पढ़ा था कि 50 इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं। क्यों नहीं होते, कि सब शेल्स तो 4 ही हैं, S
इसकी डी एफ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 14 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर जी डिस्कवर हो गया, अगर जी डिस्कवर हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ऐड कर लें 18। तो अब आप 32 में अगर 18 ऐड कर लेंगे, जब डी डिस्कवर हो जाएगा इसमें 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? इसमें 50 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे ना जब जी डिस्कवर होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े। ओके ओके ठीक है, तो इसको भी मैं सेव करता हूं और हम आते हैं सब एनर्जी लेवल्स के। तो इस सब एनर्जी लेवल की बात करते हैं। व्हाट आर द सब एनर्जी लेवल? स्टार्क और जीमान दो साइंटिस्ट थे, स्टार्क और जीमान। स्टार्क ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज की थी, जीमान ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज की थी। सॉरी, स्टार्क ने इलेक्ट्रिकल फील्ड और जीमान ने मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या देखा कि जब हम हाई पावर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एटम के लाइन स्पेक्ट्रम से नजदीक ले जाते हैं, किसी भी एटम के नजदीक ले जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो जो सिंगल लाइन हमें मिल रही थी स्पेक्ट्रम में, लाइन स्पेक्ट्रम में, वो लाइन स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है और क्लोजली लाइंग लाइंस जो है उससे अपट्रेन होती है। एक एग्जांपल देख लें कि पी ऑर्बिटल 5p है, ठीक है, तो 5p ऑर्बिटल जो है और ये है आपकी 5d ऑर्बिटल। तो इनका अगर हम बात करें बोहर की ऑर्बिट की, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस था वो ये था 643.8 नैनोमीटर। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो गई, उसके बाद जो डी ऑर्बिटल है वो पेंटेड में क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। और इनमें एक क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर, दोनों 5p एंड 5d, n इज इक्वल टू क्या है? 5। n शेल में, n शेल में सॉरी o शेल में होंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अकॉर्डिंग टू बोहर, क्योंकि हर शेल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पर यहां पे देखें डिफरेंस, अगर बोहर जो डिफरेंस था, बोहर जो डिफरेंस था किसमें? सॉरी, बोहर का नहीं बल्कि बोहर के हिसाब से तो इन दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए। पर जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो 5p और 5d में कितना डिफरेंस आ गया? 643 का डिफरेंस आ गया। यानी 5p के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? कम है। किससे? आपकी जो है 5d से। तो 5p दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं, दोनों सब शेल्स जो हैं किस में मौजूद हैं? पांचवें शेल में। पर 5p की एनर्जी कम है और 5d की क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि शेल एक बड़ा रीजन है, उस शेल में फिर छोटे छोटे रीजन्स हैं, और ये जो सिंगल लाइन टूट रही है, ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो टूट के इसने ट्रिपलेट और पेंटेड बनाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शेल के अंदर, शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा एनर्जी में डिफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा एनर्जी में क्या करते हैं? डिफर करते हैं। तो भैया क्या आ गया कि जो एनर्जी लेवल था उसमें आ गया सब एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या होता है? सब एनर्जी लेवल। यानी जो आपका 4 शेल है, इफ n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहां पता चला n इज इक्वल टू 4 है, तो आपकी जो 4f ऑर्बिटल है के बाद 4d ऑर्बिटल है या d सबशेल है या 4p है या 4s है, इन सब की जो एनर्जी है, ठीक है, उसमें क्या है? थोड़ा 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 डिफरेंस है। कम से कम एनर्जी किसकी होगी? 4s की होगी और ज्यादा से ज्यादा किसकी? 4f की होगी। तो ये चीजें हमें कहां से पता चली थी? ये हमें पता चली थी स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट से। तो क्या चीज है कि सब एनर्जी लेवल्स आर द रीजन्स समवेयर बिटवीन शेल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू n प्लस l वैल्यू। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l अजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो इनकी एनर्जी इनके बराबर होगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ सबशेल वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्टार्क इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट।
इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो शेल्स होते हैं उनमें सब शेल्स होते हैं। उसके बाद क्या है, देयर आर 4 सब एनर्जी लेवल्स एस पी एफ। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही हैं, इनकी नेचर की बेसिस पे इनके नाम दिए गए थे, एस फॉर शार्प, फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी। तो अगर शेल डिफरेंट है यानी एन का वैल्यू डिफरेंट है तो एनर्जी चेंज होगी। अगर एल का वैल्यू चेंज है, सब शेल्स, ठीक है, तो एनर्जी अगेन क्या होगी, चेंज होगी। तो एनर्जी जो सब शेल की है वो एन और एल दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करती है। एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मोर देन वन शेल, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी। कि अगर एक ही शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में दो आएंगे, ठीक है, अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस का हमें पता चला था स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट से। उसी से ये डिस्कवर हुआ था कि ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट होती हैं, शेल्स में सब शेल होते हैं, एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल होते हैं। अच्छा, इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जीज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई इशू तो नहीं? ओके, ओके है, फातिमा भी ओके है, और कोई को, हमजा भी ओके, मिसबा भी ओके, चलें भाई, हमाद को भी ओके, चलें ओके, करते हैं आगे। तो भी मैं सेव करता हूँ, कर्नल करते हैं आगे। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द सब एनर्जी लेवल? सब एनर्जी लेवल के लिए नेक्स्ट क्या? अब नेक्स्ट ये है, इन ओनली के शेल, ओनली इन के शेल कर लें, ओनली इन के शेल जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसमें एक ही सब शेल है, ऐसी होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है और 1s है, तो n प्लस एल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए इसका दोनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। पर के शेल के अलावा आप किसी भी शेल में मूव करेंगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, उनकी एनर्जी वेरी करेगी, क्योंकि उनका एन वैल्यू तो सेम होगा पर एन प्लस एल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एन प्लस एल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ एनी सब शेल इज इक्वल टू एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस फॉर द सेम एन वैल्यू। अगर एन का वैल्यू सेम है, all 3p orbitals have same energy in the absence of external magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगी और तीनों का n प्लस एल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और उनको हम कहेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। तो डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्प्लिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, अगर आप हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने रख दोगे, हाई स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने रख दोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो टूट जाती हैं, उनकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है और हमें 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलती हैं। एक को T2G कहते हैं, दूसरे को EG कहते हैं, इसको हम इंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट। तो 5 डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2, एक EG ऑर्बिटल बन जाएगा और दूसरा T2G ऑर्बिटल। अगर इन दोनों की एनर्जी कंपेयर करें तो T2G की ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, EG की क्या होती है, ज्यादा होती है। या सिंपली बात करें तो वो ऑर्बिट्स जो एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, ठीक है, या जो है आपका डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है, ये जो ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और वो ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे एग्जिस्ट करती हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गई, डी जेड स्क्वायर हो गई, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यानी एक ट्रिपलेट बनेगा T2G और एक डबलेट बनेगी EG ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटर में। तो मैं इधर मिटाता हूं और हम बढ़ते हैं आगे। अब बात है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑर्बिटल। अब लेकिन बात ये थी कि नील बोर का मॉडल था, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हमें क्या पता चला, बोर थ्योरी में हमें यह पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है और वो एक ऑर्बिट में एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है।
उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन, हर चीज हम एक ही वक्त पे मालूम कर सकते हैं विथ नो डिस्टिंक्शन। तो बाद में पता चला, डी ब्रोगली आया। डी ब्रोगली ने कहा कि हर बॉडी को जो है वो वेव कैरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एच अपन मोमेंटम कह लें और एच अपन पी कह लें, पी भी मोमेंटम है, ठीक। तो ये वेव इक्वेशन बता रही है, ये वेव इक्वेशन क्या बता रही है कि एवरी सबस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ वेव कैरेक्टर, कि हर सबस्टेंस को वेव कैरेक्टर होता है, हर सबस्टेंस को वेव कैरेक्टर होता है। अब वेव कैरेक्टर को अगर आप देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है। तो जितना मास कम होगा तो वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसने कहा कि जो हेवी ऑब्जेक्ट हैं उनका मास ज्यादा होने की वजह से उनका जो वेव कैरेक्टर बहुत ही कम होता है, जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, या ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उस हैवी ऑब्जेक्ट के वेव कैरेक्टर को हम डिटेक्ट कर सकें, यानी दे हैव वेव कैरेक्टर बट नॉन डिटेक्टेबल। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे, जो छोटे छोटे हल्के पार्टिकल्स होंगे, उनका वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो डिटेक्टेबल होता है। तो हम उसके वेव कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। अब यहां से पता चला डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से कि इलेक्ट्रॉन जो है भाई वो तो बहुरूपिया है, दो दो मूलों के बैठा हुआ है, तो किसी वक्त जो है ये एज अ पार्टिकल एक्ट कर रहा है, किसी वक्त ये एज अ वेव एक्ट कर रहा है। भाई अगर पार्टिकल एक्ट कर रहा है तो बोर मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव है, वेव है तो फिर मसला है। मसला क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसकी मूवमेंट इस तरह से होगी, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है फिर तो वो इस तरह से मूव, और तो वेव फॉर्म में क्या करेगा, मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वो फिक्स डिस्टेंस पे होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वेव है तो फिर तो उसका क्या होगा कि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस के साथ फ्लक्चुएट होगा, सेम नहीं रहेगा, कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये आया तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने बताया कि बोर भैया आपने जो सर्कुलर पाथ की बात की है वो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो फिर आपकी बात बिल्कुल गलत है, अगर इलेक्ट्रॉन खाली पार्टिकल है तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, तो उसकी इनकम्प्लीटनेस को शो करने के लिए, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एलिगेशन को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए कहें या उसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इरविन श्रोडिंगर मैदान में आता है। इरविन श्रोडिंगर कहता है कि हाइजेनबर्ग भाई, इवन दो it is not possible to 100% accurately determine the position of an electron outside the nucleus, कि वाकई आपकी बात सही है, हम 100% बोर की तरह, बोर ने कुछ थोड़ा झूठ बोल दिया था या उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन थी उसने उस बेसिस पे कहा। तो इरविन श्रोडिंगर कहता है कि बोर हाइजेनबर्ग भैया, अल्दो हम 100% जो है श्योरिटी से नहीं बता सकते बोर की तरह कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मिलेगा, पर हम वेव इक्वेशन यूज करके, वेव मैकेनिक्स यूज करके, वेव फंक्शन साई यूज करके हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के 90% से ज्यादा मिलने के चांसेस कहां होंगे। उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? द थ्री डायमेंशनल स्पेस, a region around the nucleus where there is maximum more than 90% probability of finding electron। काफी सारे बुक्स इसको 95% लिखते हैं, एक ही बात है। तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट एक बहुत बड़ा रीजन है, उस ऑर्बिट के अंदर स्टार्क और जीमान ने बताया कि सब शेल्स होते हैं। अब सब शेल्स में ये नहीं पता, डायरेक्शनल कैरेक्टर वहां से पता नहीं चल रहा, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल हैं। ऑर्बिटल ये बताएगा, ऑर्बिटल ये बताएगा कि उसका शेप क्या है और किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हमें ऑर्बिटल के डायरेक्शनल कैरेक्टर से पता चलेगा। तो इरविन श्रोडिंगर गेव कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स, ने वेव मैकेनिकल थ्योरी में बात की थी। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, although it is not possible to locate an electron outside the nucleus with 100% accuracy, कि हम 100% श्योरिटी से, एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते because of its wave character, but there are three dimensional regions where there is a maximum probability of finding electron। पर न्यूक्लियस के बाहर ऐसा थ्री डायमेंशनल रीजन जरूर मौजूद है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं।
उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं, उस जगह को हम ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इनको हम ऑर्बिटल का अदर वर्ड है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। एंड ऑर्बिटल एक्सप्लेन बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होने की वजह से। अब देखिए सर्किल में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सर्किल तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस पे भी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई पे भी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड पे भी है। पर जब इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर में होगा तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ऑर्बिटल पार्टिकल के साथ साथ है किसको, वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अक्षय, फातिमा, महक और क्या, हमजा, हमाद, खान, दारा, अकरा और कोई, सैद, आयुष, शोभा, खदीजा। चलो भाई चलें, ओके। तो पहले सेव करते हैं। बीच में एक सेकंड के लिए पूछता हूं, क्या आपको कुछ नया मिल रहा है? नया नया पूछना चाहिए, फिर भी पूछ लेता हूं, कुछ नया मिल रहा है? आर गेटिंग समथिंग न्यू इन योर ओल्ड नॉलेज? दीपा को मिल रहा है, मोहिनों को भी मिल रहा है, थोड़ा सारा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। कभी यूट्यूब पे कमेंट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये बात क्या है कि एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, कि अगर हम एस ऑर्बिटल को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबको डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो एस ऑर्बिटल जो है, क्योंकि वो उसकी स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पे एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी है, तो इस वजह से इसको डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। और अगर आप पी ऑर्बिटल को देखेंगे, ठीक है, तो ये पी एक्स है, एक्स ऑर्बिटल आपकी पी एक्स एक्स एक्सिस पे मौजूद, पी वाई है तो आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से पी सब शेल में जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर है, डी सब शेल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर है, और एफ सब शेल में जो एफ ऑर्बिटल है उनको भी डायरेक्शनल कैरेक्टर है बेटा। चले, ये हो गई शेप की बात। उसके बाद क्या है, what else? Orbital cannot accommodate more than 2 electrons with an opposite or anti-parallel spin. This was the finding of Wolfgang Pauli, जिसको हम पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहते हैं। उसके प्रिंसिपल का ये कंक्लूजन था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, और वो 2 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब उनकी स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल हो। जब उनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। क्यों होगा ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद तो p orbitals have 3, d orbitals has 5 and f orbital has 7 डायरेक्शनल कैरेक्टर्स। और ये हम कहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस का या स्पेशल अरेंजमेंट का फार्मूला सिंपल है, l+1। यहां से आपको नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा। बस l का वैल्यू लगाएं और देखिए कमाल देखें, एस ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन। एस ऑर्बिटल को कोई नोडल प्लेन नहीं होता। डी को 1 होता है, डी को 2 होते हैं, और आपका जो है एफ ऑर्बिटल को 3। अब नोडल प्लेन का सिंपल फार्मूला, नोडल प्लेन्स कितने होंगे, इट्स इक्वल टू एल वैल्यू। हमें पता है कि एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू 0 है, कोई नोडल प्लेन। अच्छा, ये देखें, ये रीजन वो है, ये रीजन, ये 2s है, ये 1s है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको 1s इस जगह पे मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन आपको 2s इस जगह पे मिलेंगे। इसके बीच में जो ये व्हाइटिश पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइटिश पार्ट जो है ये कह रहा है कि नोड है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे रेडियल नोड, रेडियल और स्फेरिकल नोड। ये आपको सिर्फ एस ऑर्बिटल में दिखाई दे, यानी दिस इज द पॉइंट। ये जो व्हाइटिश पार्ट है, व्हाइट पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने के कम से कम चांसेस होंगे, ऑलमोस्ट 0 होंगे, या लेस देन आप 5% कह सकते हैं। तो बुक 0 ही वर्ड यूज करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नहीं मिलेंगे।
आपको इलेक्ट्रॉन इस पिंक वाले रीजन में मिलेंगे, ठीक है, आपको व्हाइट वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, और बिटवीन टू एस ऑर्बिटल जो है, जो सर्कुलर पाथ है, जहां जो व्हाइट सर्कुलर पाथ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेडियल स्फेरिकल नोड कहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां तक क्लियर है? ये बात समझ आ रही है बेटा? तो रेडियल नोड क्या चीज होती है, समझा? आर यू गेटिंग? यस, गॉट इट। आत्मा को भी समझ आ गया, ठीक है। तो ये देखिए 1s में इन बिटवीन एस ऑर्बिटल देयर इज नो नोडल प्लेन। इन बिटवीन, इन inside an s orbital there is no nodal plane. Between two successive s orbitals there is a radial or spherical node, but no axial node. Axial node ये होता है कि p orbital, ये जो नोड है एक्सियल, एक्सिस पे किसी न किसी, इसमें रेडियल है यानी स्फेरिकल नोड बिटवीन टू एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ आ गई। तो ये आपका हो गया एक्सियल नोड, ठीक है, और ये आपका हो गया रेडियल नोड, जो कि आपको दो एस ऑर्बिटल या तीन एस ऑर्बिटल में मिलेगा। इज इट क्लियर? समझा क्या कह रहे हो? व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट एवर यू आर सेइंग शुड नॉट बी अ गुड वन। चले, बिना सेव किए चला गया, चले कोई बात नहीं। तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। क्या चीज है कि नोडल प्लेन और नोड इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज अ मिनिमम और कहने के जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के बहुत ही कम चांसेस हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नोडल प्लेन कहते हैं। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू एल वैल्यू, एल वैल्यू में होगा। अब ये यहां से देखें, ये जो है आपका एक्सियल नोड है, ये पी ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल जो लिखा हुआ है, ये जो नोड है ये एक्सियल है, ये नोड एक्सियल है। और ये जो नोड था 1s और ये 2s, ये जो रीजन है ये कौन सा नोड था, स्फेरिकल, और आप इसको रेडियल नोड। ये बात समझ आ गई बेटा? ये दोनों में एक्सियल और रेडियल नोड की पता चल गया आपको? इज इट क्लियर? नोड का फार्मूला सिंपल, एल वैल्यू देखिए, एस ऑर्बिटल का एल 0 है तो नो नोडल प्लेन, और पी ऑर्बिटल का एल 1 है तो 1 नोडल प्लेन, डी ऑर्बिटल का 2 है तो 2 नोडल प्लेन, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में लोब्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। डी ऑर्बिटल में लोब्स कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे। इस तरह से जो है नंबर ऑफ लोब्स जो है वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो भी मैं सेव कर, तो उसके बाद क्या चीज है, तो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एन वैल्यू, यानी आपके पास 4 है, n इज इक्वल टू 4 है। सेम सबशेल, सबशेल भी सेम है, यानी 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। तो इसमें जितने, ये जो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कौन कौन सी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, में कितनी है, 5 ऑर्बिटल, में कितनी है, 7 ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल का n सेम है, ठीक है, n जो है ऑर्बिटल का सेम है और l भी जो है वो सेम, देन n प्लस l जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इस तरह से है, अगर ये सीन है, तो ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल को हम कहेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अब ये देखें, ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं ये डी जनरेटेड हैं। अब इनका क्या है, फॉर एग्जांपल अगर अब मैं इधर 3 लगा दूं, 3 लगा दूं, 3 लगा दूं, 3 3, तो सब में n इज इक्वल टू क्या है, 3 है, ठीक है, और l इज इक्वल टू क्या है, सब में 2 है, n प्लस l क्या है, 5 है। तो अगर ये चीज है, कौन सी चीज है कि n का वैल्यू सेम है और l का वैल्यू भी सेम है, n प्लस l वैल्यू का भी सेम है, ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है डी जनरेटेड, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मान लें आपके पास 2 डिफरेंट ऑर्बिटल है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3D है एंड 4P है, इनका n प्लस एल जो है वो सेम है, इनका भी n प्लस एल वैल्यू क्या है, सेम है। तो बताएं ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगी कि नहीं होगी, ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका n डिफरेंट है और l भी डिफरेंट है। n प्लस एल, खाली n प्लस एल जो है वो नहीं डिसाइड करेगा कि ऑर्बिटल डीजनरेटेड है कि नहीं, n के साथ साथ उसका l वैल्यू भी अगर सेम है ऑर्बिटल का तो फिर वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ गई? आ गई? ओके चले, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ऑर्बिटल्स के बारे में हमने बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, जरूर सीखा होगा, सेम श्योर कि आपने सीखा जरूर होगा। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक मरतबा, एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होती है और उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, बट बिटवीन एस ऑर्बिटल रेडियल और स्फेरिकल नोड हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो है डम्बेल होती है और उसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताता चलूं कि द पॉइंट वेयर 2 lobes meet is called nodal point, and the plane at which 2 क्या कहते हैं lobes meet, the plane is called nodal plane। तो क्या फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि ये सिंगल पॉइंट है जहां पे 2 लोब आपस में मीट हो रहे हैं, सिंगल पॉइंट, और पूरा प्लेन जो है उसको नोडल प्लेन कहेंगे कि इस एरिया में इस प्लेन पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होंगे वो 0% या लेस देन 5% कह लें, लेस देन 5% कह लें, ठीक है। और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने के 95% एक वक्त में एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उसको वेव फंक्शन होता है, ऐसे होके दूसरे में जाएगा, फिर ऐसे होके इस तरह से, यानी वेव फॉर्म में वो ट्रेवल करता रहेगा। तो एक वक्त में जो है एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा, फिर वेव कैरेक्टर से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वेव जिस जगह पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, यहां से वेव कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे वेव ने एक दूसरे को कैंसिल किया, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया। दिस इज द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जो है बहुत ही कम। बिल्कुल सही, ठीक है। इज इट क्लियर? तो डी ऑर्बिटल में क्या होगा, 4 लोब हैं, 1 2 3 4, और नोडल प्लेन कितने होंगे, 2। पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन एक ही है, लोब कितने, 1 और 2। एस ऑर्बिटल में एक ही लोब है और नो नोडल प्लेन। ओके, तो इसको भी